कुछ गंभीर गंभीर तथ्य रखना चाहता हूं। पहले ये भ्रांतियां दूर हो जाए कि योगी मॉडल, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम आज भी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर में बिहार के बाद नंबर आता है, एब्डक्शन हो। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मोदी सरकार बताती कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा गरीबी 28 राजस्थान जिलों में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंडेक्स में मोदी सरकार बताती कि सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश। अब छोड़िए, पूछिए ना कमलेश तिवारी का जो मुख्य गवाह था सौराष्ट्र सिंह, उसने अभी कहा 2021 में कि मुझ पर प्राणघातक हमला किया और मेरी दरख्वास्त तक थाने में लेने से इनकार कर दिया। कमलेश तिवारी की पत्नी कहती है कि मेरा मुकदमा जो है दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया। किशन भारवाड़, अभी अहमदाबाद में हत्या हुई 1 जनवरी 2022। जानती है क्या हुआ अहमदाबाद में? 2000 दान पात्र निकले दावत इस्लामी संगठन के, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। मैं पूछना चाहता हूं आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हो, क्या एनआईए की जांच इनिशिएट की? क्या किस इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे सिर्फ आप कि वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है? मुझे बताइए ना सीए एनआरसी का क्या हुआ? एनआरसी का जवाब देती लोकसभा में सरकार। ठीक है, अभी जरा मौजूदा वक्त पर रहते हैं, पीएफआई पर रहते हैं। पीएफआई की जो डायरी है उसके बारे में जानकारी देते हुए मैं आ रही हूँ आपके पास सवाल लेकर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आंखों में झूल झोंकने का काम कर रही है। पीएफआई की पाप डायरी जरा दिखाइए फुल फ्रेम में, जिसके जरिए हम बताएंगे पीएफआई को लेकर बार बार राज्य सरकारों की ओर से बैन की बात तो कही जाती है, लेकिन मामला कहां पर आकर फंस जाता है कि इस पर बैन अभी तक नहीं लगाया गया है। अगर हर मामले में पीएफआई का रोल सामने आ रहा है, उसके बावजूद कड़ी कार्रवाई इस संगठन को लेकर क्यों नहीं की जा रही है? भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल होने के आरोप है। स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मुस्लिम मोहल्लों से भर्ती की जा रही है। और अब आपको बता दें, दक्षिण भारत के राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश से यहां पर युवाओं की भर्ती की जाएगी, इस तरह का खुलासा हुआ है। कैडर को मार्शल आर्ट के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती है, पत्थरबाजी के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम सब ने देखा था जहां जहां पत्थरबाजी हुई उसके बाद पीएफआई से तार किस तरह से जुड़ते हुए नजर आए। शांत प्रदर्शन को हिंसक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है पीएफआई की ओर से, उसके बावजूद इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? सिरतन से जुदा मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ है। बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक लगातार इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना पुलिस की कोर्ट डायरी में इन तमाम बड़ी बड़ी बातों का खुलासा हुआ है। अब सीधे मैं आपके पास आते हुए विनोद बंसल साहब, पीएफआई की पाप डायरी तो देश के सामने है, पहले भी अब भी हर रोज खुलासे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरअसल कई बार ऐसा होता है राज्य सरकार अपनी अक्षमता को कम करने के लिए सारा ठीकरा पीएफआई पर फोड़ दे? यह भी स्थिति तो बन सकती है ना, क्योंकि अगर पीएफआई हर जगह इस तरह का गुनाह कर रहा है, राष्ट्र विरोधी कामों में लिप्त है, तो फिर उस पर कार्रवाई कड़ी क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपकी बात से सबसे सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। देखिए, कभी कभी तो ठीकरा भी फोड़ा जाता है और कभी वास्तविकता होती है, लेकिन पीएफआई के केस में या पीएफआई के जो रिश्तेदार हैं उन सब के केस में बड़ा पूरा एक्सपोज हो चुका है। कौन है रिश्तेदार? देखिए, रिश्तेदार तो सारी सेकुलर बिरादरी है। और ये देखिए, ये जो मेरे बगल में आपने बिठा रखा है, ये वही व्यक्ति है ना जो सरतन से जुदा करने वाली उस बहन को उकसा रहे थे। और आप मुझे बताइए, ये जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या इनका सरतन से जुदा करने की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं तो इनके ये तस्लीम रहमानी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेना चाहिए? क्या हिंदुओं को भी इनके ये ऐसा कोई फतवा जारी करना चाहिए? क्या ये कहना चाहते हैं? क्या ये इन्होंने क्या हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर छोड़ी थी क्या? आज ये बेशर्मी के साथ में टीवी चैनल की डिबेट में बैठे हुए हैं। देखिए, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाम को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप मुझे बताइए, भड़का नहीं रहे? ये विनोद बंसल जी झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर आवाम को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आपने भगवान महादेव ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये आवाम को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं और इनके जुमले से मेरी जान को खतरा हो सकता है। चित्रा जी को रोक लीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। रहमानी जी बोल रहे हैं विनोद बंसल जी, इनके जुमलों से मेरी जान को खतरा हो सकता है। ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। आपकी वजह से ये गलत कह रहे हैं, बातें बोलनी पड़ी। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ना मैंने भड़काया, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं देखा। मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैंने एक जुमला भी कभी नहीं कहा। भारत सरकार से आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने जो मालूम नहीं है आप गलत बयान से काम ले रहे।
नूपुर शर्मा से पहले इनका सरपंच होना चाहिए, मैं कहूंगा आपको। आखिरकार जो लोग हैं आपके ही तो लोग हैं, आपने ही तो बताया था उनको। आप मुझे बताइए, आपने आपकी हिम्मत क्या क्यों ये टीवी चैनल पर आने की? अरे नेशनल टीवी ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही पक्षों के लिए। एक सेकंड सर, आराम से, एक सेकंड सर, आराम से प्लीज। आपस में विनोद बंसल जी, तस्लीम अहमद रहमानी साहब आराम से अपनी बात रखेंगे। दोनों लोग बोलेंगे एक साथ, समझ में नहीं आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेकंड सर। विनोद बंसल जी और तस्लीम रहमानी साहब, विनोद बंसल जी, तस्लीम रहमानी साहब, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। रहमानी साहब मैं रोक रही हूँ उनको, प्लीज एक सेकंड। दोनों लोगों को शांत कीजिए, दोनों लोगों को प्लीज फ्रेम से आउट कीजिए, दोनों लोगों को फ्रेम से आउट कीजिए, दोनों का आवाज डाउन कीजिए। यहां पर सरतन से जुदा, चाहे इस पक्ष का कहे चाहे उस पक्ष का कहे, यह पूरी तरह से गलत है। हिंदुस्तान में इस तरह की भाषा की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, अभय जी, आप जो आंख दिखा दिखा के कह रहे थे, उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात कर रहे थे, राजस्थान में कन्हैयालाल के साथ पता क्या हुआ था? कन्हैयालाल गया थाने में कि मुझे धमकी मिल रही है, पुलिस वालों ने उसको बंद कर दिया और 10 दिन बाद छोड़ के कहा जा अपनी दुकान खोल। और उसका वो वारिस भाई, जिसको आप कन्हैया भाई कह रहे थे ना, वो जो उसके साथी थे वही रेकी कर रहे थे, उन्होंने ही मार दिया। और यही उमेश कोल्हे के साथ हुआ। उमेश कोल्हे की हत्या की महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कहा? महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा ये तो लूट खसोट की थी, लूट खसोट के कारण हत्या हुई थी। अबे जी, ये कम से कम जिस तरीके की बर्बर हत्याओं पर अगर आप ये कुत्सित घटिया जो पिछले 70 सालों में आपने राजनीति की है, ये उसी का परिणाम है ये। और ये मैं आपको अगर लंबे बताऊं, बहुत लंबा इतिहास भी बता सकता हूं आपको कि कहां कहां हुआ। शाहबानो केस से लेकर के, उससे पहले से लेकर के उसके बाद तक का सारा हिसाब किताब बता सकता हूं। इस तरह के मुद्दों पर मत करिए आप। कम से कम राजनीतिक दलों की क्या एक राय नहीं होनी चाहिए? जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारे अपने ही हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की हत्याओं पर लगाम लगे और अपनी जुबान को हम एक दिशा में लेकर जाएं। इतने अहम और गंभीर मुद्दों पर भी अलग अलग जुबान और अलग अलग आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? सही बोला आपने अभय दुबे जी। और जो बातें नहीं, अभी सुनिए इसके ऊपर मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, इसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। अभय दुबे जी की बात हो जाए पहले। हमने सबसे पहले यही बात की थी, हमने देश के प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना की थी कि आप आगे आइए, देश के सबसे बड़े नेता हैं, आप कहेंगे तो हमको लगता है कि देश में आपकी बातों का असर होगा। रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये उनके खुद के कार्यकर्ता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला। तारिक अहमद मीर आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। तालिब हुसैन, जिसको गांव वालों ने पकड़ा आतंकवादी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अरे सैफुल्लाह फारूक, जिसको अजहर मसूद ने ट्रेनिंग दी, जो 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आया, सजा है याफ्ता, जानते हुए इनको उसको लोकल बॉडी का टिकट दिया। और यही बात अग्निजय जी किशन भारवाड़ के समय भी हुई गुजरात में। 25 जनवरी के पहले 24 दिनों तक वो घर से दूर रहा, उसके पहले उसको गुजरात की पुलिस ने बंद कर दिया। उस पर भी ऐसा कैसे यार, सिर्फ यही प्रकरण था। वहां मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि 2000 दान पात्र तालिब इस्लाम पाकिस्तान के सरपरस्ती के संगठन के निकले, दावत इस्लामी के। कुछ यासीन मलिक के बारे में बताएंगे आप? यासीन मलिक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जितने एयरफोर्स अफसर पर 24 गोलियां अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय दी थी, मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री, उसके साथ वहां तक नहीं जाते हुए मेन मुद्दे पर लौट कर आते हैं। मजहबी कट्टरपंथ को कैसे रोका जाए? मुझे लगता है कि कम से कम आप लोग अगर 2-2 लाइन में सलाह भी दे देंगे तो वो बातें सरकार तक पहुंचेंगी। सीधे आपके पास आते हुए वारिस पठान जी, अब रंगे हुए तो आप लोग भी नजर आते हैं, अपने हिसाब से आप लोगों को जो मुद्दा लगता है सूट करता है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जो लगता है कि नहीं इस पर नहीं बोलना चाहिए उसके खिलाफ। अगर कर्नाटक में इस तरह का मामला सामने आया है और योगी मॉडल की वहां पर बात कही जा रही है तो करिए ना समर्थन। इतना बड़ा दिल तो दिखाना चाहिए ना विरोधी दलों को, ताकि मजहबी कट्टरपंथ को रोका जा सके। ये तो कट्टरता फैलाने वाले हैं, रोकने की बात कैसे करेंगे ये? देखिए चित्रा जी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देश चलेगा संविधान पे, नहीं के योगी के ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी के मॉडल पर। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, कायदा कानून का पालन करते हैं, वरना क्या कर जरूरत है कोर्ट कायदा कचहरी की? बंद कर दीजिए पुलिस स्टेशन को, कोर्ट कायदा कचहरी, जहाँ कोई पकड़ाया मार दो उसको, इमीडिएटली इंस्टेंट जस्टिस दे दो।
दे दो इंस्टेंट जस्टिस, क्या जरूरत है कोर्ट की? लेकिन नहीं ना, डेमोक्रेसी का मतलब ही है, अरे आपके फेलियर को आप लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फेलियर को आप इस तरह बोलोगे नहीं योगी का मॉडल इस्तेमाल करेंगे। बात नंबर 2, वो कौन थे, उनको किसने रेडिकलाइज किया था, वो कांवड़ियाओं को जिन्होंने हमारे आर्मी जवान का कत्ल कर दिया, आप ही लोग हैं। वो कौन लोग थे? देखिए चित्रा जी, ये सही बात नहीं है, आप अगर डिबेट को मॉडरेट नहीं कर सकती बराबर तो मैं खामोश बैठता हूं। ठीक है जी, उनकी बात हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। वो आपको उत्तराखंड का एक मामला याद दिला रहे हैं वारिस पठान जी, उसके पहले अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल सिंपल, भाई सिंपल सा मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे, उनको किसने रेडिकलाइज किया था, वो कांवरियों को जिन्होंने हमारे जवान का जाके कत्ल कर दिया? क्या वो भी कोई इसी संगठन के लोग थे? वो कौन थे, उनको किसने रेडिकलाइज किया उन लड़कों को जिसने जाकर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदगुरुदीन ओवैसी साहब के ऊपर फायरिंग किया? वो कहां से थे, उनको किसने ट्रेनिंग किया था, उसको किसने रेडिकलाइज किया था, उनको किसने ट्रेनिंग किया था, बताइए ना। इसलिए हम बोलते हैं कि वायलेंस है, हर तरह की वायलेंस का खंडन करिए, फिर चाहे फाजिल का मर्डर हो, फिर चाहे कन्हैया का मर्डर हो, मर्डर के खिलाफ जो भी आरोपी पकड़ाया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। मगर यहाँ जब तार जुड़ते हैं भाजपा के साथ आरोपियों के, तो उन आरोपियों को पकड़ के, अरे सुनो ना यार, हिंसा का नंगा नाच चल रहा है, उसको रोकना पड़ेगा आपको। ये जो एक मानसिक, ठीक है, आराम से प्लीज वारिस पठान जी, इसलिए कर रहे हैं तो आप लाइव हैं, पूरा देश आराम से कम जुबान का सही तरीके से इस्तेमाल करें। चुप करा, चुप करो, आराम से वारिस पठान जी, अरे आप नहीं चुप करा सकती तो मेरे पास छोड़ दो, मेरे बात है, चुप करा कैसे वारिस पठान साहब चित्रा जी, अरे आप नहीं चुप करा सकती है ना, मैंने उनको भी रोका है, प्लीज आराम से, ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेरा टर्न है, मैं बोलूंगा, ठीक है, मेरे टर्न पे मैं बोलूंगा। अरे तो आप धमकी मत दीजिए ना वारिस पठान साहब, आपका ही टर्न है, आप ही बोलिए, मगर धमकी मत दीजिए। मैं दोनों लोगों से गुजारिश है, विनोद बंसल जी, हर एक के बीच में बोलेंगे तो दोनों की आवाज समझ में नहीं आएगी, ये तरीका ठीक नहीं है। उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आऊंगी आपके पास। बोले वारिस पठान जी। तरीका उसका पहले फेडर डाउन करो फिर बात होगी, उनका फेडर डाउन करो फिर बात होगी। सर आप धमकी देंगे तो मैं नहीं करूंगी, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कर दूंगी। वारिस पठान जी आराम से, ये लोग 52 साल नेशनल टीवी पर डिबेट हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे को धमकी देने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। प्लीज आराम से, अरे सुनिए विनोद बंसल जी प्लीज आप चुप हो जाइए, उनकी बात पहले पूरी हो जाए। ये वो लोग हैं जी, ये वो लोग हैं जो आज नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म का, पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे। चित्रा जी, ये वो लोग हैं 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया है। पूछो इनको, 52 साल तक तिरंगा हमारा लहराया था क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर? इनके लिए तिरंगा हमारे लिए अशुभ